नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र आज आपसे बात करूंगा अवधी की काव्य परंपरा को लेकर के कुछ अनेक शोधार्थी, विद्यार्थी और मित्र अक्सर ये पूछा भी करते हैं, प्रश्न उनके मन में रहते हैं कि आधुनिक अवधी कविता की परंपरा कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ ये बातें करूंगा, खासतौर से अवधी कविता की, आधुनिक अवधी कविता की परंपरा या जो गीत काव्य जिसको हम कहें, क्योंकि अधिकांश जो कविताई है वो छंदोबद्ध कविताई है, उसमें मुक्तछंद जैसी, हिंदी जैसी कविताई नहीं है। तो वो मेरा एक आलेख है, मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसको पढ़ रहा हूं। शीर्षक है अवधी गीत काव्य परंपरा। सभी जीवंत भाषाएं अपने परिवेश की अन्य भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण करती हैं और दूसरी भाषाओं को प्रदान भी करती हैं। यह संवेदनाओं की आवाजाही ही हमारी साहित्यिक सामाजिकता का मूल है। गहरी संवेदनाओं का परस्पर संवाद ही साहित्य है, जिसमें यथार्थ जीवन की झलक विविध रूपाकारों में प्रकट होती है। आज हिंदी राजभाषा है और विश्व भाषा भी है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का इतिहास लगभग एक सदी पुराना ही है। अब हम आगे बात करें तो जबकि अवधी, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी, ये जो भाषाएं हैं, इन लोक भाषाएं हैं और इनकी विविध बोलियां हैं, ये हजारों वर्षों की मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी लोक परंपराओं में जीवंत हैं और इन्होंने अपनी परंपरा विकसित की है। पिछले लगभग 100 वर्षों में हिंदी प्रदेशों की ये लोक भाषाएं हिंदी भाषा के लिए खाद पानी का काम करने लगी हैं। इसके बावजूद लोक भाषाओं की नदियां सूखी नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि ये लोक भाषाएं कोटि कोटि जन की मातृभाषा के रूप में आज भी जीवंत हैं। आजादी के बाद हिंदी को राज दरबार मिला, किंतु लोक भाषाओं को वैसा राजाश्रय नहीं मिल सका। लोक भाषा में सर्वहारा वर्ग से सीधे जुड़े कवियों ने कभी खड़ी बोली हिंदी का विरोध भी नहीं किया। अब जब हिंदी ने इन लोक भाषाओं के साहित्य को की अधिकांश संपदा को प्राचीन हिंदी के रूप में अधिग्रहित कर लिया है, तो लोक भाषाओं का साहित्य और लोक जीवन से जुड़ी मातृभाषाएं लगभग छीजने के कगार पर हैं या छीजने लगी हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अब तक अनेक दलों की सरकारों ने लोक भाषाओं के संरक्षण की अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है। तो जब हम समग्र अवधी कविता की परंपरा की बात करते हैं तो उसमें प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य और सभी जो छंदस कविताओं की विधाएं हैं वो शामिल होती हैं। विषय की दृष्टि से यहाँ केवल अवधी के गीत धर्मी कवियों की या उनकी कविताई की बात मैं कर रहा हूँ और उसकी परंपरा पर बात कर रहा हूँ। तो मुक्तक काव्य में गीत, गजल, दोहा, घनाक्षरी, बरवई, पद, मुक्त छंद, हाइकू आदि विधाओं पर अलग से भी विचार किया जाना चाहिए और ये प्रयास है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी ने अवधी साहित्य के इतिहास में जो उनका महान ग्रंथ है उसमें आधुनिक शोध परक दृष्टि से अवधी कविता की अनेक विधाओं पर अलग अलग विचार किया है। अवधी कविता की अनेक विधाओं पर विचार करने के साथ साथ तो कविता में मुक्तक की परंपरा भी, जो बहुत प्राचीन परंपरा है, तो वो भी हमें नवजागरण काल से अवधि में देखने को मिलती है, ऐसा वो प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं।
तो नवजागरण काल से आधुनिक अवधी गीत परंपरा के विकास क्रम पर हम यहाँ पर बात करेंगे। बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के दोहे की भाषा पर यदि ध्यान दें तो वह भी अवधी कविताई की लोकधर्मी चेतना का उद्घोष करती हुई दिखाई देती है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। हिंदीवादियों ने इस अवधी दोहे को खूब गाया बजाया, किंतु इसकी भाषा चेतना पर और उसके निहितार्थ पर कभी गौर नहीं किया। दोहा अवधी का जातीय छंद है और इस दोहे की भाषा अवधी है। लोक भाषा की निजता का अर्थ तो गायब ही कर दिया गया। उन्हीं दिनों प्रताप नारायण मिश्र स्वयं ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद के विरोध में लिख रहे थे। उनके अवधी गीत की प्रगति चेतना देखें कि काशी पुण्य, गया मां पुण्य, बाबा बैजनाथ मां पुण्य, जो तुम द्याहो बहुत खिजाए, या कौनु भल मनसी आए। तुम अधीन ब्राह्मण के प्राण, और ज्यादा कौन बकै जजमान। तो 20वीं सदी के आरंभ से ही अन्य भाषाओं की तरह अवधी में भी साहित्य की संपदा का विकास हो चुका था। पहले पिछले 100 वर्षों में शताधिक महाकाव्यों और प्रबंध काव्यों की सूची भी इस बात का प्रमाण है। दूसरी ओर मुक्तक कवियों की सूची भी कम नहीं है। आज आधुनिक अवधि में बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जैसे प्रगतिशील कवि की परंपरा को लगातार संवर्धित होते हुए देखा जा सकता है। उनकी कविताओं पर हिंदी की छायावादी काव्य परंपरा का प्रभाव तो जग जाहिर है, किंतु अनेक नए प्रगतिशील आयाम खोलती हुई उनकी कविताई अवधि में नई तरह के गीत और सामाजिक वर्ग चेतना का भी सूत्रपात करती है। वे अवधि के पहले कवि हैं जो कविता के प्रयोजन को समझते हैं। दलित, वंचित, किसान, मजदूर के जीवन को अपने समाज की भाषा में सर्वहारा अशिक्षित जन के लिए वे लिखते हैं। दरबार में रहकर राजकुमार को खरी खरी सुनाते भी हैं। पहले दरबार की, फिर आकाशवाणी की नौकरी छोड़कर खेत में हल चलाने का भी निर्णय लेते हैं। और उस समय के भी किसी कवि के लिए शायद ये सहज नहीं रहा होगा। ऐसा व्यक्ति जब नवगीत के जनक निराला की संगति में रहा होगा तो अवधि में प्रगतिशील गीतों की रचना कैसे न होती, कैसे न करते। पपीहा बोल जा रे, हाली डोल जा रे, ऐसे छायावादी गीतों के साथ ही उन्होंने प्रगतिशील चेतना के गीतों का भी शुभारंभ किया। ठुनक ठुनक ठिठुकी कठपुतरी, रंगी काठ के जामा भीतर, अनफुर पिंजरा पंछी ग्वाला। तो ये नाच नाच अंगुरिन पर थक थक, ठाढ़ ठगी अस जस कठपुतरी। तो ये चकल्लस उनका शीर्षक आधुनिक अवधि कविताओं का संग्रह 1931 में प्रकाशित हुआ। और यह प्रगतिशीलता पढ़ीस जी की अवधि कविताई का माने ये श्रेष्ठ उदाहरण भी है कि जरा विचार कीजिए कि हम सब सत्ता के हाथ की कठपुतली ही तो है, जिनकी डोर किसी अन्य की उंगलियों में है। तो ये इस रूप में हम देखते हैं तो ये गुलामी का चित्र भी कहा जा सकता है। दार्शनिक बोध के भाव से पढ़ें तो छायावादी गीत के रूप में भी देखा जा सकता है। किंतु यदि नए प्रयोग, नए प्रतीक और नई भाषा चेतना के आधार पर देखें तो यह कहीं कहीं किसी रूप में नवगीत भी लगता है। प्रसंगवश हिंदी में नवगीत की परंपरा गीतांगिनी 1958 से राजेंद्र प्रसाद जी से मानी जाती है, जो उन्होंने गीतांगिनी का संपादन किया था। तो फिर इसके बाद कविता 64 आते हैं, देखने को मिलती है। वहां नवगीत की परंपरा है। 5 जोड़ बांसुरी में चंद्रदेव सिंह ने जिसका संपादन किया था, उन्होंने नवगीत पर काम किया। उसके बाद उससे होते हुए नवगीत दशकों तक हम आए। 1980 के आसपास शंभुनाथ सिंह जी ने नवगीत दशकों के 3 संग्रह निकाले, संपादित किए।
तो यह तो खड़ी बोली हिंदी में नवगीत की परंपरा लगातार अभी भी शताधिक सहस्राधिक नवगीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अवधि में प्रकाशित होने की वह परंपरा या वैसा रुझान कहना चाहिए नहीं मिलता। विपन्न लोगों की भाषा है, जन भाषा जो लोक भाषा है, वहाँ समृद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, एक ये भी कारण है। दूसरा, प्रकाशक वहां जाता कहाँ था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश में नहीं आ पाई अवधि में। तो खैर, सब जगह नई कविता और नवगीत की नवता को संपादकों ने अपनी तरह से विश्लेषित भी किया नवगीत के संदर्भ में, और उसके परिणाम स्वरूप नवगीत को आज अनेक आयाम भी मिले हैं। उन पर बहुत सारा शोध भी हुआ है। उल्लेखनीय यह भी है कि नवगीत में जिस लोक चेतना और लोक बिंब की बात लगातार की जाती है, वह तो लोक भाषाओं से ही उसे मिली है, और हम नवगीत के चिंतक इस पक्ष को भूल जाते हैं शायद, या उसको रेखांकित नहीं करते ठीक से। तो अवधि भाषी कवियों ने अवधि भाषा और खड़ी बोली दोनों में गीत नवगीत लिखे हैं। तात्पर्य कि नए समय में अवधि में नवगीत लेखन की परंपरा का पुनराविष्कार या प्रचलन नया दिखाई दे सकता है, किंतु उसकी जड़ें सनातन रूप से गीत चेतना की ही तरह पुरानी है। अवधि साहित्यकारों का सौभाग्य है कि हमें अवधि साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप जैसे आचार्य मिले, और उन्होंने अवधि की सेवा की, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ में अवधि कविता की अनेक आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां जैसे मुक्तक, छंद, गजल, दोहा, बरवय आदि पर गंभीर होकर विचार किया है, विवेचन किया, और समकालीन अवधि नवगीत पर भी वहां पर उन्होंने विस्तृत विश्लेषण किया। निराला जी ने पढ़ीस जी के जिस गीत को चकल्लस की भूमिका में उद्धृत किया था, उसका अंश देखिए कि किस प्रकार नवगीत की नई दृष्टि यहाँ उल्लेखनीय है। पढ़ीस जी के समय में सन 31 में जो प्रकाशित हुई चकल्लस, उसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी। तो उसमें एक कविता का वो उदाहरण देते हैं, वो ये है कि फूले कांसन ते ख्यालई, घुंघुआर बार मुंह चूमे, बछवा बछिया दुलरा वय, सब खिल खिल खुल खुल ख्यालई, बारू के धूहा ऊपर, प्रभात ऐसी कस फूली, पशु पंछी मोहे मोहे, जंगल माँ मंगल गावई, बरसाए सतव गुण चितवई, कंगला किसान की बिटिया। तो कंगाल किसान की बेटी पर पढ़ीस जी ने कविता लिखी थी, उसका उदाहरण निराला जी भूमिका में, चकल्लस की भूमिका में। तो यह साफ है कि नवता और जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टि को देखा समझा जा सकता है, और ऐसे लोक जीवन के बिंब उस समय की हिंदी कविता में भी शायद ही देखने को मिलते हैं। उपदेश परक हो गई थी उस समय की जो कविताई है, वो या तो राष्ट्रवाद से जुड़ी है, वीरोचित भावों को लेकर के है, या फिर उपदेशक है, सूक्ति के रूप में वहां चीजें मिलती हैं। लेकिन ये जो यथार्थ जीवन है गांव का, वो पढ़ीस जी के यहाँ या लोक भाषा में शायद कहीं और मिलता हो, पर अवधि में है। तो उन दिनों हिंदी के अधिकांश कवि दार्शनिक बौद्ध की कविताएं लिख रहे थे, या फिर गांधी नेहरू को लेकर कविताएं कर रहे थे। किसान चेतना के नाम पर हे ग्राम देवता नमस्कार जैसी गीत रचनाएं लिखी जा रही थी। हालांकि इन्हीं दिनों 1936 में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, परंतु शोषक शोषित की चेतना कवियों में उस तरह से नहीं उपजी थी, ये कह सकते हैं। प्रेरणा मिल रही थी, लेकिन अभी वह बीज रूप में था। यही कारण है कि रायला शर्मा जी ने पढ़ीस जी को पहला हिंदी का वर्ग चेतस कवि कहा। एक उदाहरण से ये बात और साफ हो जाती है कि काकन यह बात गांठ बांध्यो, वे और आए हम और आए। तो एक विभाजन चेतना के स्तर पर पढ़ीस जी करने लगते हैं। वो चकल्लस की कविता का ये अंश देखिए, काकन यह बात गांठ बांध्यो, वे और आए हम और आए।
अवधी नवगीत की परंपरा का संकेत सूत्र हमें वंशीधर शुक्ल की कविताओं में भी देखने को मिलता है आगे चलकर कि बदरा आए जा रे, गगरी छूची बैल पियासे, नीर पिया जा रे, बैठ हवा पर छरकत घूमे, सूरज चांद के तरवा चूमे, रोज सुनावे सरिया टूमे, छिन छिन बिजली का मुंह चूमे, तन खिसिया जा रे, बदरा आए जा रे। तो इस गीत में कभी बादल से दोस्तों की तरह उलाहना ही देता है, बल्कि उसके चाल चलन पर व्यंग्य भी करता है। बादल का स्वभाव खदरधारी नेताओं जैसा मालूम होता है। तो यहाँ गीत का नवाचार आकर्षित करता है। इसके साथ ही एक अन्य गीत का कथ्य देखें कि कितना उल्लेखनीय है, जहाँ सीधे अछूत के दर्द को उन्होंने लिखा है। अछूत की होरी शीर्षक उनका एक बड़ी चर्चित कविता है। उसका अंश देखें कि हमें या होरी झुरसावई, खेत बनिज ना गोरू गैया, ना घर दूध न पूत, और मड़ई परी गांव के बाहर सब जन कहां अछूत। तो गीत की इस नई चेतना को हम आज की दलित कविता या दलित विमर्श की दृष्टि से भी व्याख्यायित कर सकते हैं, और अवधि में बहुत पहले से ये आ चुका है। तात्पर्य है कि अवधि कवि की प्रगतिशीलता को देखें तो आजादी के आसपास भी जब छायावादी कविता का दौर था, तब भी वह नए सामाजिक यथार्थ बोध को लेकर सजग हो चुका था। वंशीधर जी स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल जाते हैं। अपनी कविता पुस्तकें राम मड़ैया और राजा की कोठी खुद ही छाप कर मेले ठेले में बेचते हैं। अपने समाज को लगातार जगाते हुए चलते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जैसी जो भजन है उनकी पैरोडी बनाते हैं, उनकी गीत रचनाओं के रूप में, और कोटि कोटि जन का कंठहार बनती है कविताएं। अवधि का कवि जीवन की नई चेतना और नए सामाजिक चिंतन से जुड़कर उनके बीच रहकर वह दलित शोषित के साथ खड़े होकर अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। देखें एक उसका अंश कि हमका चूस रही महंगाई, महंगाई शीर्षक वंशीधर जी की कविता है। हमका चूस रही महंगाई, रुपया रोज मजूरी पाई, पानी प्राणी 5 जियाई, 5 सेर का खर्च ठौर पर शेर भरे माँ खाई, सरकारी कंट्रोलित गल्ला हम ना ढूंढे पाई। तो ये आजादी के बाद की कविता है, जब सरकार ने कंट्रोल में अनाज बेचना शुरू किया उसके बाद की कविता है। तो लगातार वो अपनी परंपरा में अपने किसान के साथ, मजदूर के साथ, सर्वहारा के साथ हमारा कवि खड़ा है अवधि में। अवधि में प्रगतिशील चेतना के एक अन्य गीतकार द्वारिका प्रसाद यादव यदुचंद जी हैं, जो लखनवी भद्रजन पर व्यंग्य करते हैं। घनाक्षरी के माध्यम से देखिए वो कहते हैं कि दाल भात घर प्यार हमका रुचत नाही। ये भद्रजन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि दाल भात घर प्यार हमका रुचत नाही, सड़क पर ठाढ़े ठाढ़े चाटित पतौआ हन, पत्ते चाटता हूँ, सड़क पर ठाढ़े ठाढ़े चाटित पतौआ हन, चसका सलीमा प्यार अन्न मंड कीन्हे रहे, मड़राई ऐसे जैसे कटे कनकौआ हन, और स्याठा अस देही पे फैसन के टीप टाप, स्याठा अस देही पे फैसन के टीप टाप, रेस्टोरेंट केर मानो मुटहा बिलौआ हन, अजदु चंद दौआ करी तुमते हंसौआ नहीं, कसम गोमती के हम पूरे लखनऊआ हन। तो जो एक एलीट क्लास लखनऊ का है, जो तथाकथित सभ्यता में आगे माना जाता था, उसको लेकर के जो गंजिंग करने वाला है, जो बड़े मतलब पाश एरिया में रहने वाला, उसको लेकर ये व्यंग्य उनकी रचना थी। तो अवधि कविता में घनाक्षरियां भी बहुत लिखी गई। ज्यादातर हास्य व्यंग्य के कारण आधुनिक अवधि समीक्षकों ने बहुत इनका महत्व समझा नहीं या महत्वपूर्ण माना भी नहीं गया, लेकिन कहीं कहीं बड़ी अच्छी कविताएं वहां व्यंग्य के रूप में उभरती हैं। लेकिन इस कविता में आधुनिक फैशन और उसके आकर्षण पर व्यंग्य दृष्टि उल्लेखनीय है।
तो खैर आधुनिक अवधि कविता की त्रयी में जो त्रयी बनी मानी गई, उसमें तीसरे सर्वाधिक प्रगतिशील चेतना वाले समाज सुधारक कवि गीतकार वो रमई काका हैं। समीक्षकों ने इन्हें भी हास्य कवियों की कोट में ढकेल दिया था, लेकिन जब हम उसे गंभीर रूप से पढ़ते हैं तो रमई काका हमारे समय के बहुत बड़े अवधि के गीतकार कवि के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी व्यंजना में जो अद्भुत छवियां मिलती हैं वह अन्य अवधि कवियों के पास शायद नहीं मिलती, नहीं दिखाई देती। उदाहरण देखें कि तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो, तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो, तुम धरती माँ जड़गाड़े हो और आसमान हो छुए लेत, जतने तन बाढ़ा है तुम्हार वतने धरती पर भार भयो, तुम बड़े भयो तो ताड़ भयो। अब इस गीत का स्वर कितना लोकधर्मी है, इसकी व्यंजना से साफ ध्वनित होता है। यह अर्थ छाया आधुनिक बोध की दृष्टि से समझी जा सकती है। ताड़ जैसे नेता या सामंत सिर्फ अपने लिए ही इस संसार में जीते हैं, किंतु बदले में समाज को और धरती को कुछ नहीं देते। ये शोषक दृष्टि आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। तो रमई काका का यह अत्यंत प्रसिद्ध गीत है जिसमें बाजारवादी धोखे के रूप में नए गीत की चेतना हिलोर मारती है। जरा उसका एक अंश देखें कि हम गए अमीनाबादे जब कुछ कपड़ा ले बजाजा माँ, माटी के सुघर मेहरिया अस जहाँ खड़ी रहा दरवाजा माँ, समझा दुकान का यह मलकिन स्वभाव ताओ पूछे लागेन, या कह बोले यह मूरत है, हम कहा बड़ा धोखा होगा। तो ये पूरा गीत रमई काका का इसका जो स्वर है इस गीत का वो बाजारवादी विडंबना की ओर हमारा ध्यान खींचता है, और इस तरह से खींचता है कि जैसे हम विह्वल करता है, व्याकुल करने वाला है। जहां मूर्ति के शरीर पर तो पूरे कपड़े हैं, किंतु किसान के घर की बहन बेटी के शरीर पर लाज ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। अमीनाबाद तो प्रतीक है, किंतु इस बाजारवादी व्यवस्था ने हमारे वर्तमान जीवन की 21वीं सदी को भी पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। जबकि हिंदी के कुछ स्वनामधन्य प्रोफेसर इसे हास्य की कविता बताने में लगे हुए हैं। तो खैर व्यंजना की ऐसी ही किरणें रमई काका के गीतों से फूटती हैं, किंतु स्वनामधन्य डॉक्टर नामवर जैसे आलोचक खड़ी बोली हिंदी और गद्य कविता के प्रसार की राजनीति में बिंधते तो चले गए, लेकिन लोक भाषा के सृजन का तिरस्कार करने के लिए, उसे बोली बना डालने के लिए ये सब लोग तुले रहे। और 4-5 दशकों तक हिंदी के छात्रों को लोक चेतना की धारा से लगातार काट दिया गया। तो इस ओर लोगों ने देखना भी बंद कर दिया है, लोगों को गंवारपन जैसा महसूस होने लगा। अब तो कुछ महान चिंतकों ने लोक भाषा के सृजन को हिंदी की क्षति भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन जरा सर्वेश्वर की उषा कविता याद कीजिए, राख से लिपा हुआ। जब अब जरा रमई काका का गीत में भी देखिए कि हर भीति पर किरण की अब छाप लाग गई है, शुभ काज माँ ज्यों आईपन की थाप लाग गई है, टुटही रहे मड़ैया मौका लगाए लीन्हस, नीचे उतर किरनिया चौका लगाए दीन्हस। तो खटिया तरे लखत में लरिका अजब तमाशा, किरने चुआए दीन्हनि है धूप कहे बतासा। तो ऐसा जनवादी लोक सौंदर्य जो उसका प्रभात का जो चित्र समूची हिंदी कविता में मेरी जानकारी में तो नहीं है। जहां तक मेरा अनुमान है ये गीत सर्वेश्वर की उषा कविता से पहले लिखा गया था। इसी तरह से हम और चीज देखेंगे, पड़ताल करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी के बड़े प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। आपातकाल की नसबंदी जैसी त्रासदी का विरोध करते हुए अवधि में उनके गीत का स्वर देखिए कि हम तो उनका वोट न देबे जो हमका बधियाइन है, हम तो उनका वोट न देबे जो हमका बधियाइन है, जे भारत का अमेरिका के पाही देश बनाइन है, अमेरिका के बनियागिरी हमरे ठाव बोलाइन है, डॉलर के हाथन मां सौंपे ने हमका बेच बहाइन है,
हम तो उनका वोट न दे पे जे हमका बधिया ही नहीं है। तो अवधि हिंदी के और बड़े कवि नाटककार लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी ने कुछ बहुत मार्मिक कविताएं लिखी हैं। सपन शीर्षक उनका ये गीत है, उसका स्वर देखिए कि काकन हम एक सपन देखा, काकन हम एक सपन देखा, कोटिन कंकाल किसानन के, लाखन मजूर मरहे झरहे, कौनु विधि तनमा प्राण राख इल्लई रहे, मौत ते जो फुरहे। तो मौत से टक्कर ले रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल मरे मर गिले, बिल्कुल दुबले पतले, बड़े अजीब दीनहीन से दिखते हैं। तो काकन हम एक सपन देखा, तो ये स्वप्न को देखता है। इस गीत के अंत में मित्र लिखते हैं, हमका जीव राखे का नहीं, उनका घिउ का तिलपन देखा। मैंने ऐसे जो श्रमजीवी हैं उनको तो खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है उनके पास, लेकिन जो उनको टहकारते हैं, जो उनको काम पर लगाते हैं, वो घी पी रहे हैं। तो खैर इस तरह की अधिक व्यंजनाएं आपको मिलेंगी लोक कविता में, लोक भाषा की कविता में। पारिजात महाकाव्य के रचयिता गुरुभक्त सिंह ब्रगेश जी के गीत का एक अंश भी आपके सामने रखूं। देखें कि खेती बेसार बिन काब होई, कैसे कै पोत अदा होई, रमदिनवा अब की जाड़े में कुर्ता ना पाई तो रोई, रमदिनवा अब की जाड़े में कुर्ता ना पाई तो रोई, बस यही फिक्र में आपन हम अलमस्त जवानी भूल गए न। तो हिंदी अवधि के आगे देखते हैं, त्रिलोचन जी जैसे प्रसिद्ध रचनाकार जिन्होंने अवधि में लगभग 3000 के करीब बरवे लिखे हैं। तो अमोला उनका प्रसिद्ध बरवे कविताओं का, अवधि बरवे का संग्रह है। तो मुक्तछंद कविताएं भी उनके यहाँ, गीत भी हैं, और एक घर मेरा घर शीर्षक उनका कविता संग्रह आया बाद में। तो उसमें भी कुछ अवधि में गीत जैसी, नवगीत जैसी रचनाएं मिलती है। तो एक पांचू शीर्षक कविता उनकी, उसका एक अंश देखे। का हो पांचू कबले तो पेटहागा, इनके उनके खटबिया, रुख सुख जस जुरे, भख लेव्या पर रहव्या। तो माता प्रसाद मितई जी जो गवर्नर भी रहे, राज्यपाल भी रहे, और अवधि कविता के प्रबल हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनकी मुसहर जाति को लेकर उनके दुखद जीवन पर लिखी गई एक कविता, उसके गीत का एक अंश है, देखें। असल वो जौनपुर के थे और पूर्वी अवधि को अपनी मातृभाषा मानते थे। तो नई चेतना और अवधि गीत के प्रसार में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, देखा जाए कि नाम मुसहरवा है कउनो सहरवा, ना कैसे बीते जिंदगी हमार। नाम मुसहरवा है कउनो सहरवा, ना कैसे बीते जिंदगी हमार। जेठ दोपहरिया माँ सोढ़िया चिरई करी, जेठ दोपहरिया माँ सोढ़िया चिरई करी, अब वह पसीनवा कह थार। इसी प्रकार की अन्य अवधि कवि, ऐसे अनेक अवधि के कवि हैं जो लोक चेतना के साथ, ग्राम्य चेतना के साथ, पशु पक्षियों वनस्पतियों के साथ, वृक्षों के साथ, फसल के साथ वो हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अपने जीवन का जो गीत स्वर है वह उपस्थित होता दिखाई देता है, जिनमें श्याम तिवारी हैं, विकल गोंडवी हैं, युक्तिभद्र दीक्षित पुतान हैं, चतुर्भुज शर्मा हैं, रूपनारायण त्रिपाठी हैं, श्रीपाल सिंह क्षेम हैं, दूधनाथ शर्मा श्रीश हैं, हरिभक्त सिंह पंवार हैं, लक्ष्मीशंकर मिश्र निशंक हैं, सत्यधर शुक्ल हैं, गुरु किसान हैं, और लवकुश दीक्षित हैं, बेकल उत्साही हैं, जमुई खां आजाद, पारसनाथ भ्रमर, रफीक शादानी, काका बैसवारी, श्याम सुंदर मिश्र मधुप, आदित्य वर्मा, हरिश्चंद्र पांडे सरल, राम इकबाल त्रिपाठी अनजान, राधा पांडे, मलखान यादव अनपढ़, आद्या प्रसाद उन्मत्त, और गीता श्रीवास्तव,
रमाशंकर विद्रोही, जगदीश पीयूष, विद्याबिंदु सिंह, रामकृष्ण संतोष, सुशील सिद्धार्थ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिनको हम जोड़ सकते हैं इस अवधि की जो नई काव्य दृष्टि कह सकते हैं, नई रचनाशीलता को आगे बढ़ाने में इनका उल्लेखनीय योगदान माना जा सकता है। और भी लोग हैं, कुछ छूट गए होंगे तो उसको हम आगे देखा जाएगा। इनमें से क्रमशः कुछ लोकधर्मी जो मार्मिक चित्र हैं गीत के अंश, वो मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। अब देखिए, गंगा जी की आरती और उनकी अर्चना करने के बाद कवि का जो उपालंभ का जो स्वर है वो देखने योग्य है। किस तरह से कि हथवा म फूल नयनवा म बिनती, सुनीला अरजिया हमार हो गंगा जी। हथवा म फूल नयनवा म बिनती, सुनीला अरजिया हमार हो गंगा जी। देहिया क दियना परनवा क बाती, झिलमिल झिलमिल बरे सारी राती, तबहू न कटे अनियार हो गंगा जी। ये रूपनाथ त्रिपाठी बड़ा चर्चित गीत था। तो लोक भाषा का गीतकार चांदनी रात में गांव की जिंदगी का मनोरम चित्र खींचता हुआ कितनी दृढ़ता और साक्षी भाव से किसान के श्रम सौंदर्य को अंकित करता है या कर सकता है, ये समझने की बात है। और देखिए, ये श्रीश जी की कविताई कि निकरी अंजोरिया कह देख के किसनवा, नाही जाने रतिया और जाने न बिहनवा, हरवा बैल लइकै करे दाहिन बाँव, बड़ा नीक लागे अंजोरिया मगाओ। ये दूधनाथ शर्मा श्रीश के गीत का स्वर है, नवगीत कहता हूं मैं इसको। मुझे लगता है कि बिल्कुल नवाचार इसमें देखने को साफ साफ दिखाई देता है, मिलता है। तो गांव की स्त्री अपने जैसी स्त्री के रूप सौंदर्य का नैसर्गिक रूप से चित्रण करके बताती है कि कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पति परदेश में हैं और वे आज भी दुखी मन से उनके कुशल संदेश की प्रतीक्षा करती रहती हैं। गीता श्रीवास्तव का गीत स्वर है, आपके सामने रख रहा हूं कि उनई कारी हो बदरिया, छलकई अखियां कई गगरिया, गुरिया पाती जो है ना। उनई कारी हो बदरिया, छलकई अखियां कई गगरिया, गुरिया पाती जो है ना। रचिका मेहंदी भर गदुरिया, गुरिया पाती जो है ना। तो ये अवधि की कवियत्री गीता श्रीवास्तव जी के गीत का स्वर है। घर के दरवाजे की नींव तो घर की सदस्य जैसी होती है, उसके न रहने से पर्यावरण और घर की रौनक ही चली गई है। अब तो कौवे भी छत पर नहीं आते क्योंकि नींव नहीं है। देखें, एक गीत सर पारसनाथ भ्रमर की रचना का एक अंश। दुधवा के खिरिया लय ओखे मंतरिया, दुधिया के खिरिया लय ओखे मंतरिया, अब भूले से कगवा न बोले अटरिया। जैसे परनवा हैरान, कहाँ गई निबिया जवान, कहाँ गई निबिया जवान। तो परदेश जाने वाले पति को समझाती पत्नी उसे सचेत करती है। और कैसे सचेत करती है, अवधि गीत का स्वर में देखें। बेकल उत्साही जी कैसे उसको रूप देते हैं कि खारा पानी बिसैली बयरिया, खारा पानी बिसैली बयरिया, बलम बम्बैया न जायो। खारा पानी बिसैली बयरिया, बलम बम्बैया न जायो। और रोज सुना हुआ चक्कू चलत है, बड़ मनइन के दादा पलत है। अटोना मारत है फिल्मी गुजरिया, बलम बम्बैया न जायो। तो ये बेकल उत्साही का स्वर है अवधि में। ऐसे ही बरसात में आमतौर पर गांव का जीवन कितना कष्टमय हो जाता है, कहने की बात नहीं है। उन्नाव के किसान का जो स्वर है, आप बीती कविताई के करुण गीत के स्वर के रूप में हम उसको देख सकते हैं। देखें कि गेहूं भीज भीज गए गुजई, कैसे बीज बोए का जुगई। गेहूं भीज भीज गए गुजई, कैसे बीज बोए का जुगई। और टपका ते हैरान बेटौनू, ढूंढत फिरत परात। और बदली गए अब की कहे बरसात, बदल गए अब की कहे बरसात। रही 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 जीव घबरात, बदल गए अब की कहे बरसात।
रहे रहे जीव घबरात। तो ये गुरु किसान श्रमिक कवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं। वृद्धा स्त्रियां महुआ बीन रही, आगे देखते हैं कि वृद्धा स्त्रियां महुआ बीनती हुई दिखाई देती हैं। तो कहीं आम और कोई हलवाहा होरा घूम रहा है, कोई आम आदमी या हलवाहा ऐसा हो सकता है। तो गांव में ऐसे चित्र सुलभ होते हैं। कोई सीला बीन रहा है, कोई खलिहान से बोरा लादे हुए आ रहा है, कोई अरहर के खलियां बज रही हैं कहीं, तो वहीं दूसरी ओर गोरी के कंगन रुंझुन कर रहे हैं। तो ऐसी किसानी के लूक बिंब वाली जो अवधि कविता है, ये बहुत बड़ी पूंजी है। हिंदी में ऐसी कविता नहीं। बूढ़ा विनय महुआ गदेलिवा टिकोरा, कतव चरवाहवय चना का लावे होरा, अकेहू बिनय बलिया ललन लिहे कोरा, अकेहू खरिहनवा से लादे आवे बोरा, अकतहू तो बाजे अरहरी कछिमिया, अतो कतो बाजे गोरी के कंगनवा ना। ये जो मुई खां आजाद की कविता है। तो संयुक्त तो परिवार में भाभी देवर और उनके रिश्ते में फंसी घबराई हुई स्त्री के मनोविश्लेषण के अद्भुत व्यंजना का स्वर अवधि कवि के पास देखने को मिलता है। और वो लोक जीवन में कैसे हमें सर्वत्र उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। लोकुश दीक्षित जी का स्वर देखें कि निहुरे निहुरे कैसे बहारम अंगनवा, टुकुर टुकुर देवरा निहारे बेमनवा, अभारी अंगनमा न बैठे त सफरई, निहुरो तो बैरी अचरवा न संभरई, अल्लाहरे लहरे लहरई उघारई पवनवा, टुकुर टुकुर देवरा निहारई बेमनवा। तो गांव में आसन मृत्यु बोध के भी दृश्य हैं। बहुत कठिन जीवन होता है, जरा सी बात होती है तो चिकित्सा वगैरह की सुविधा नहीं, तो मृत्यु को का ही उसको वर्ण करना होता है और बहुत कठिन जीवन है। तो खैर जलाभाव में मरुभूमि के गांव की कल्पना करके कवि इस कठिन जीवन बोध से भी हमें जोड़ता है। ऐसे वातावरण में सुख और सुख की छाया भी कहां से संभव है। अब देखिए गीत स्वर कि हारी जिंदगी मौत न हारी, जन्म तो यही जग एक लाचारी, कस कुटिया कस रंग महलिया, मौत न देखे ठाव को ठाव, मरुथल बीच बसा जब गांव, फिर कस बगिया फिर कस छाव। तो ये हरिचंद पांडे सरल की कविता का उदाहरण मैंने दिया आपके सामने। बेकारी, नफरत और महंगाई जैसी सब जो अव्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक मूल्य पतित होते हैं जिनके कारण, तो उनको भी हमें उसके लिए जिम्मेदार है। जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके जो संरक्षक हैं, जो नेताजी हैं, तो उन पर व्यंग्य के करने के स्वर भी हमें देखने को मिलते हैं। और वो याद आते हैं। रफीक शादानी साहब का एक गीत स्वर देखें कि ये महंगाई, ये बेकारी, नफरत कै फैली बीमारी, दुखी अह जनता बेचारी, अब की जात बा लोटा थारी, जियो बहादुर खद्दरधारी, और जियो बहादुर खद्दरधारी। तो अवधि की कवित्री बालिकाओं की भ्रूण हत्या के विचार से व्याकुल है। वहां भी ये बीमारी जा चुकी है। तो ये अनैतिक कैंसर जैसी बीमारी हर तरह से हमारे समाज को खोखला करती जा रही है। इस सामाजिक सोच के कारण अनेक विकार जन्म ले रहे हैं। लिंगानुपात भी प्रतिकूल प्रभाव लिंगानुपात पर पड़ ही रहा है। देखें कि केका तू कहबू मैया रानी बेटेवा, केका तू कहबू मैया रानी बेटेवा, केका तू गुदिया खेलोबू, अके तुहे अम्मा कही के बुलाए, अकेका तू करबू सिंगार हो, जन्म से पहले मारू न हमका, बस यही बेनती हमार हो। ये राधा पांडे की कविता है। तो इस विविध संवेदनाओं का जो लोक है और इस लोक धर्मी गीत बिंबों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अवधि का कवि अपने लोक से अपने सदैव संतृप्त रहा। उसने अपने सगे संबंधी, साथी, किसान, मजदूर के साथ अपना जीवन जिया है। ये गीत किसी कल्पना के उड़ान में नहीं लिखे गए।
ये हमारे अवधि जनमानस और यहाँ के सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और उनसे जूझते हुए सतत संघर्षशील जीवनी शक्ति के अप्रतिम उदाहरण है। कठिनाइयां बढ़ी हैं, जीवन कठिन हुआ है, जीवन और दुस्तर हुआ है, किंतु किसान मजदूर से जुड़ा अवधि का कवि उनके साथ आज भी खड़ा है। सिकुड़ते खेत, बेरोजगारी, विस्थापितों की पीड़ा, बेदखली का दर्द, गांवों का शहरीकरण, धर्म और जाति का जो दंश है, ग्रामीण स्त्रियों के दुख और उनकी लोकधर्मी उत्सव परंपराएं हैं, महंगाई है, स्वास्थ्य पर का जो प्रतिकूल प्रभाव है, चिकित्सा व्यवस्था है, राजनीति है। तो ऐसे बहुत सारे विषय नए और पुराने सभी गीतकार इन विषयों को लेकर लिख रहे हैं। बिरवा में सबसे पहले सुशील सिद्धार्थ ने अवधि नवगीत प्रकाशित करने शुरू किए थे। बाद में अवधि गीत नवगीत की रचनाशीलता को रेखांकित करने का काम डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने नखत के 3 वो निकाले उन्होंने संग्रह 1, 2, 3 करके, तो उसमें भी वहां भी आपको ऐसी कुछ रचनाएं देखने को मिल सकती है। जगदीश पीयूष जी ने अवधि ग्रंथावली में बहुत सारी चीजें संकलित की हैं और उल्लेखनीय है। इसके अलावा बोली बानी जो उनकी पत्रिका निकलती थी, उसमें भी उन्होंने गीत नवगीत पर उसकी रचना धर्मिता पर विस्तार से समय समय पर विचार किया है। उनके ऐसे लेखों को भी प्रकाशित किया है। तो इसका एक अन्य प्रमुख दस्तावेज अवधि त्रिधारा है। 2007 में अवधि त्रिधारा एक संग्रह प्रकाशित हुआ। इसको भी माना जाता है क्योंकि उसकी भूमिका के खंड में डॉक्टर कैलाश देवी सिंह और इसका संपादन वो उल्लेखनीय है। इसकी भूमिका डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने भी समकालीन अवधि गीत नवगीत की चर्चा, उसकी परंपरा पर बात की है। तो इसमें लगभग 35 कवियों के गीत नवगीत संकलित हैं। गीत नवगीत पर काम करने वाले शोधार्थियों ने इस पुस्तक को लेकर काम भी किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ इस पर किया जाना शेष है। इसी प्रकार 21वीं सदी में हम बात करें और जो आगे बढ़कर, तो अमरेंद्र त्रिपाठी ने अभी पिछले 2018 में समकालीन अवधि साहित्य प्रतिरोध पर एक संचयन संपादित किया। आधुनिक अवधि कविता 2020 की एक दूसरी संपादित पुस्तक आई। तो आधुनिक अवधि गीत नवगीत की रचनाशीलता के नए दस्तावेज कहे जा सकते हैं। ये बात अलग है कि हाँ प्रूफ की और कुछ वैसी इसमें भूल या कमियां देखने को मिलती हैं, तो वो तो अलग बात है, लेकिन प्रयास हुआ। तो खैर, इसके अतिरिक्त इस समय नई पुरानी पीढ़ी के गीतकारों में चंद्रप्रकाश पांडे, अशोक अज्ञानी, बजरंग बिहारी बजरू, विनय भदौरिया, ओम निश्चल, अजय प्रधान, अनुराग आग्नेय, प्रदीप शुक्ल, आशाराम जागृत, चंद्रप्रकाश गिरी, रमाशंकर वर्मा, अमरेंद्र बधिया, शैलेंद्र कुमार शुक्ल, ममता सिंह, मृदुला शुक्ला, विनय विक्रम, संजय अवधिया जैसे असंख्य नए पुराने कवि। कुछ नाम छूट गए हो तो मैं उनके लिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी कह सकता हूँ अपने आप को। सब कुछ सबके पास जानकारी नहीं होती, तो खैर, तो हो सकता है कुछ छूट गया हो, लेकिन इन अवधि गीत की जो रचनात्मक परंपरा है उसको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इन सब के अवदान से ही अवधि नवगीत का जो चेहरा है, अवधि गीत का जो चेहरा है, उसमें जो नवाचारी पक्ष है उसका वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आगे भी इस प्रकार की आभा अवधि कविता में बिखरती रहेगी और नए संदर्भ और नए जीवन और नया जीवन का आदर्श यहाँ पर दिखाई देगा, ऐसी मेरी आशा है। इसके साथ ही इसमें जो प्रमुख संदर्भ मैंने लिए हैं वो मैं आपको बता दूं। वो अवधि साहित्य का इतिहास डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधु, बिरवा पत्रिका डॉक्टर सुशील सिद्धार्थ, अवधि त्रिधारा एवं नखत डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, और इसके साथ ही मेरा घर तरुण शास्त्री, अवधि भाषा और साहित्य संपदा तथा अवधि ये सुखसाद दीक्षित, आधुनिक अवधि कविता अमरेंद्र त्रिपाठी और अवधि कोश जो ललित कुमार जी का इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो इन सब से हमने कुछ सामग्री संजोई है। मुझे लगता है कि
कुछ हमारे जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो अवधि में काम करना चाहते हैं या अवधि रचनाशीलता से जुड़े हुए हैं, उनको अवश्य एक दिशा या थोड़ा बहुत कुछ शायद मैं उनकी जो ज्ञान की पिपासा है उसको शायद मैं शांत कर सका हूँगा। और आगे फिर कभी बात होगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सबको। और इस अनुभव की सीढ़ी पर हैं आप, तो भारतेंदु मिश्र का प्रणाम स्वीकार करें।